गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब, जो कि साइट पे आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, जो कि अक्सर आपको ओरल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो आरसीसी डिज़ाइन के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं गाइज। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, एंडिंग तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो है आपको आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है गाइज। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते। ओके, उसके जो भी थंब रूल्स है ऑन साइट इस्तेमाल कैसे करते हैं गाइज। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं गाइज, एमसीक्यू टाइप। जब आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें भी पूछे जाते हैं, तब बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कॉलम के लिए, एक्सियली कॉलम, बायएक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम किसे कहते हैं, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि साइट इंजीनियर के लिए जाननी ज़रूरी होती है। पोजीशंस ऑफ कॉलम, ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए कॉलम के लिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट, कॉलम के जो भी सेक्शनल व्यू है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। उसके बाद जो भी ग्रेड्स होते, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, M10 से लेके M20, 15, और पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर में आप देख सकते हो कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए अलग पार्शियल सेफ्टी है। कंक्रीट के लिए हाई होती, लो होती है, स्टील के लिए ज़्यादा होती है गाइज। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन से वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एंडिंग में देखेंगे हम स्टेयरकेस के पूरा डिज़ाइन देखेंगे, उसमें जो भी टाइप्स ऑफ स्टेयर होते हैं, जनरल गाइडलाइंस जो भी स्टेयरकेस में यूज़ किए जाती है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। स्टेयरकेस के डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखेंगे, उसमें जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हो। उसमें हाइट से लेके नंबर ऑफ राइज़र कितने चाहिए, थ्रेड्स कितने चाहिए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा गाइज। तो वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना। ओके, और आपको पता है कि जब आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो वहाँ पर टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड अलग होती है गाइस। तो उसमें डिटेल में देखेंगे आप कि ये टेंसाइल जोन में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और कॉम्प्रेशन जोन में यहाँ पर टी बीम, एल बीम किसे कहा जाता है उसको भी डिटेल में देखेंगे हम, और उसकी नेसेसिटी क्या होती है वो भी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ओरल के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन वन बाय वन। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम इफेक्टिव डेप्थ इट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स compression एज। ओके, इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो कि हमारे टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर जो भी इफेक्टिव डेप्थ है वो हम मेजर करते हैं गाइज। उसके बाद द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस फाइबर रेनफोर्समेंट एंड टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट एन परमिसिबल स्टेट साइमल्टेनियसली। बैलेंस सेक्शन में ही ऐसा होता है गाइज। ओके, बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों कॉम्प्रेशन और टेंशन जो भी परमिसिबल स्टेट है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं गाइज, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इज इन अ कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर दैन द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज और रेनफोर्स सेक्शन। ओके, जब कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर, पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहुंच जाता है तब उसको हम और रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका फेल्यूर होता है वो हमारे जब हम स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते उसमें, तब उसको और रेनफोर्समेंट सेक्शन कहा जाता है गाइज। उसका 3 सेक्शन है, एक तो बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट। ओके,
तीनों में डिफरेंस है गाइस। ओवर रेनफोर्समेंट में आपको स्टील बार ज़्यादा प्रोवाइड करते, अंडर रेनफोर्स में आपको कम प्रोवाइड करते, और बैलेंस में आपको दोनों मैनेज कर लेते हैं हमारा। उसके बाद एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। सही है, ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट आरसीसी बीम इज ए फार्मूला है गाइस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए, शेयर फोर्स डिवाइड बाय रिवॉल्व आर इंटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द शेयर फोर्स डिवाइड बाय लिवर आर इंटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइस। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर गाइस, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेस हैविंग द नो प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग इज मेड बाय Rankine-Grashof formula. Okay, a flat slab supported on a column monolithically built with a slab. ओके, फ्लैट स्लैब का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज। ओके, द थिकन प्लाट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट सपोर्टिंग कॉलम्स इज टेक्निकली नोन एज ड्रॉप पैनल। फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज, बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज। ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली। उसके बाद देखेंगे the thickness of flange of T-beams upper is slab is assumed as thickness of a concrete topping. The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation. Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे है जिसे, और vertical portion होता है उसे हम rise कहते हैं। द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू द राइजर -1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स द स्टील विल इल्ड फर्स्ट। सही है, स्टील वहाँ पर पहले इल्डिंग होता है उसमें। ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर रेनफोर्स में आपको सडनली ब्रेकडाउन आ जाएगा ओवर रेनफोर्समेंट, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होता है गाइस। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कंक्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है। ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई। और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील इल्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस। उसके बाद द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। सही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस। गाइस थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइज। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और
हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइज, हैव अ नाइस डे। उसके बाद मेन क्वेश्चन है गाइज जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार, रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार। जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें। जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको। ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, वो उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसको आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइज। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ 2-way स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2। ओके, तो ये भी सही है। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट अ फिक्स एंड। कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइज। जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है गाइज। इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है। उसका पूरा ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइज। सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है। 1-way स्लैब कहते क्या होता है, स्टेयरकेस का स्लैब, 2-way स्लैब। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एटलीस्ट लैटरल डायमेंशन। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। द कॉम्प्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट when the both the slenderness ratio Lx/d और Ley/b are less than 12। ओके, लेस देन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनसपोर्टेड लिंक बिटवीन द एंड रेस्टेंट शॉल नॉट एक्सीड द 60 times द लेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं, इसका 60 है। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 50 इंटू लैटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 630 सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 20। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than the 5% of the test result are expected to fail। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइज जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब आरसीसी डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइज पूरे। एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, द कैंटिलीवर फॉर कैंटिलीवर द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर टू द लैटरल डिस्टेंस शॉल नॉट एक्सीड 20b और 100b स्क्वायर डिवाइड बाई डी विच एवर इज लेस। जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइज। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको विच एवर इज लेस, जैसे कि 60b और 250b स्क्वायर डिवाइड बाई डी यहाँ पर लिखा है एज पर IS कोडल प्रोविजन। ये सारी
चीज़ें गाइज जो कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइज। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट है गाइज कॉम्प्रेशन बार्स इन अ कॉम्प्रेशन। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ट्रेस फॉर अ बार्स इन अ टेंशन शॉल बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। विच एवर इज स्मॉलर हो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन डेट गिवन बाय, यहाँ पर AS डिवाइड बाय BD। ओके, 0.85 डिवाइड बाय FY। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट बी गिवन बाय AS डिवाइड बाय BD 0.85 डिवाइड बाय FY। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो D होता है गाइज यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल D यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम exceed the side face reinforcement shall be provided along the two faces 750 mm guys। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18 of the total thickness of the slab। The diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the reinforcement total thickness of a slab। तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर आप जॉब करते हो तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग साइट के जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए, पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना।
उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट shall not be less than 0.8% or nor more than 6% of the gross cross sectional area of a column। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम। ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। यहाँ पर आप ये जो प्लान देख रहे हो गाइज, इसमें आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जब आप इसका आरसीसी डिज़ाइन बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, उसका शेड्यूल जब बनाते हो आप, तो उसको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस किए। इसके पूरा बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, फाउंडेशन से लेके टेरेस स्लैब तक हर एक चीज़ यहाँ पर हमने इसकी डिटेल में देख ली है गाइस। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे डिज़ाइन के, आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस के ऊपर, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि डे टू डे वर्किंग में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं हमारे जो भी स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए जो भी हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रखती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी हमारा आईएस कोड, यहाँ पर हमारा सील्ड सिलेंडर के लिए स्टैंडर्ड बीम से टेस्टिंग के लिए IS 516 है। उसके बाद आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी हो तो आपको FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट देखा जाए तो इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK आपको पता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर एक ग्राफ स्टेशन करो बिहेवियर ऑफ कंक्रीट के लिए। उसके बाद है गाइस जो कि हमारी कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है, उसके रेंजेस होती है 0.15 टू 0.20। यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली जो 0.15 लेते हैं गाइस डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हो यहाँ पर। ओके, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑकर अप्रोक्सीमेटली एट 0.02 रेंज, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो Emax होता है। उसके बाद इप्सिलॉन म्यू होता है हमारा 0.035। यहाँ पर देख सकते हो 0.035 के लिए आपको फेल्यूर स्ट्रेंथ वैरीज फ्रॉम 0.003 टू 0.005 एज पर IS कोड 456 which permit the maximum strength in a concrete strain in a concrete। ओके, यहाँ पर एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन करो, यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल कर जो मैक्सिमम वैल्यू है अपना स्ट्रेन की वो आपको मिलेगी 0.002 के लिए। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पर जो भी 0.03 और 0.035। ओके, ये आइडियलाइज करो है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। जब से आपको श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंक्रीट। ओके, वो वैरीज होता है इन रेंज 0.0002 टू 0.007। ओके, इसी तरह क्रीप ऑफ कंक्रीट में आपको देख सकते हो एक ग्राफ है क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए। यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे इसे देख के। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो भी क्रीप ऑफ कंक्रीट होती है उसमें आप तो वो जो भी क्रीप का कोएफिशिएंट होता है वो 7 डेज़ के लिए 2.2 होता है, 28 डेज़ के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए
1.1, यानी कि जैसे टाइम बढ़ता है उसका क्रीप कोएफिशिएंट कम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे एज बढ़ेगा वैसे हमारा क्रीप का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है गाइस। स्पेसिमेन अंडर कांस्टेंट लोडिंग। ओके, उसके बाद स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है वो आज हम कवर करेंगे गाइस। उसमें जो भी माइल्ड स्टील है, HYSD है, उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आगे देखेंगे गाइस हम। ये तो समझ आ गया होगा आपको कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील रेनफोर्समेंट के लिए हमारे 2 सेक्शन होते हैं। एक तो माइल्ड स्टील हुआ जिसमें राउंड बार होते हैं, उसके बाद HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए और ये आइडियलाइज कर्व फॉर माइल्ड स्टील है। ओके, माइल्ड स्टील यानी कि FE 250 और हमारा टेंसाइल HYSD बार होता है FE 415 और FE 500 के लिए। यहाँ पर इसका ये आइडियलाइज कर्व है FE 415 और FE 500 के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर। जब आप एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन करते हो आपको MCQ में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस गाइस। ओके, HYSD क्या होता है, हमारा माइल्ड स्टील कौन सा होता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम कवर करेंगे गाइस। यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है गाइस जो कि हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया है। जैसे कि हम बार के लिए वेट निकालते हैं, उसका जो भी पैरामीटर है, एरिया है, हर एक बार के लिए हम जब साइट पे वर्किंग करते हो सब आपको स्टील के लिए एरिया निकालना होता है। जब आप ऑन साइट वर्किंग करोगे तब आपको पता होगा कि जब आप एक बीम डिज़ाइन करते हो, स्लैब डिज़ाइन करते हो, तब आपको स्टील के जो भी डायमीटर है वो वेरीज होते हैं। उसके लिए जो भी वेट है, उसकी क्वांटिटी है स्टील की, वो आपको निकालनी पड़ती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड बार के लिए 6 या हमारे पहले तो डायमीटर ऑफ बार कितने होते हैं, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40। इसमें कि हमारे ए बार हमारे ऑन द साइड नहीं होते गाइज। ओके, 18, 14, 24, 30, 26 उसका ये वेट है गाइज। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इसका वेट निकालना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट से फॉर्मूला है गाइज 5² डिवाइड बाई 162.2, यानी कि 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यानी कि आपको 6 mm का बार हो, इसका वेट निकालना हो तो 6 × 6 डिवाइड बाई 162.2 वो आएगा हमारा 0.0222। ये हमारा पूरा जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए कितने बार का कितना वेट निकालते हो। ऑन द साइड आपको कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है गाइज, 5² बाई 162 ये फार्मूला यूज़ किया आपने तो ईजीली आप इसका वेट निकाल सकते हो गाइज ऑन कैलकुलेटर, ऑन कैलसी, जो कि हमारा बेसिक वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ स्टील है गाइज हमारा, जो कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का बॉक्स किया तो आपको 7850 kg स्टील उसमें बैठ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप वेट निकालते हो गाइज यहाँ पर आपको एरिया और पैरामीटर भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपको निकालना आ सकता है। कभी साइट पे इम्पोर्टेंट होता है या फिर कभी जब आप साइट पे जाओगे तब आपको वेट ही मेन है गाइज, वेट निकालना तो आना चाहिए आपको, भले आपको एरिया और पैरामीटर कोई नहीं पूछेगा। मगर आपको याद रखना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारा π/4 × d², यानी कि 5/4 × 6 mm का डायमीटर हो तो 5/4 × 6²। इस तरह आपका एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर और वेट आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। ये फार्मूला याद रखना 5² डिवाइड बाई 162। जब आप साइट पे जाओगे तब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। ये यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड वेट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 mm के लिए अपना वेट है 0.222। उसके बाद 8 mm के लिए 0.395 kg पर मीटर के लिए वेट है गाइज। उसके बाद 10 mm के लिए 0.616, 12 mm के लिए 0.888,
16 mm के लिए 1.5 kg पर मीटर, 20 mm के लिए 2.4 kg पर मीटर, 22 के लिए 2.9 kg पर मीटर, उसके बाद 25 के लिए हमारा 3.8 kg पर मीटर, 28 के लिए हमारा 4.8 kg पर मीटर, 32, 36, 40 के लिए हमारा 9.8 60 kg पर मीटर, और 36 और 32 के लिए हमारा 6.3 और 7.9 kg पर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइस। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइस, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइस। तो गाइस ये जो बीम शेड्यूल है इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हिडन बीम, यहाँ पर है कैंटिलीवर बीम, बीम टॉप, स्टेयरकेस बीम। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हमने पहले डिज़ाइंस में कवर की है गाइस। बीम 1 से लेके हमने B160 to 165 ये सारे बीम्स हमने कवर किए। इसमें कैंटिलीवर में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, हिडन बीम्स में कौन कौन सी कंसीडर कंडीशंस क्रिएट होती है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज, वहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। एज अ साइट इंजीनियर आपको एक तो प्लान रीड करना आना चाहिए, उसका पूरा डिज़ाइन रीड करना आना चाहिए, उसके बाद एस्टिमेशन आना चाहिए, क्वांटिटीज निकालने आना चाहिए। ओके, जैसे कि आप हमारे वीडियोस देख के सब सीख जाओगे गाइज। ओके, आपने हमारे वीडियोस पहले के देखे नहीं तो एक बार देख लीजिए गाइज। वहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। ये तो हमारा 14 to 15 स्टोरी प्लान है गाइज हाई राइज बिल्डिंग के लिए। आप हमारे वीडियोस देख के हमने पूरा उसका RCC डिज़ाइन कवर किया है। उसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉलम, बीम शेड्यूल, उसमें क्वांटिटीज़ निकाली हमने, रेट एनालिसिस किया है। हमारे वीडियोस आपने देखे तो आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज। आप अपना घर का डिज़ाइन तो आप इंडिपेंडेंटली बना ही सकते हो गाइज। ओके, बहुत सारे वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाए हैं गाइज, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हमारे बीम्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और फ्लेंज बीम, यानी कि T बीम या L बीम कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली, डबली और T बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम यानी कि आप देख सकते हो टेंशन साइड दो ही साइड होते हैं, एक तो कंप्रेशन साइड, दूसरी टेंशन साइड। यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन साइड यानी कि आपको यहाँ पर स्टील प्रोवाइड होता है। उसके बाद कंप्रेशन साइड यानी कि आपको जहाँ पर एज अ कंक्रीट वो पूरा जो लोडिंग है वो कवर कर लेता है गाइस। तो दोनों हाफ सेक्शन है यहाँ पर, उसके ऊपर कंप्रेसिव साइड, नीचे टेंसाइल साइड। यहाँ पर डबली में आपको दोनों साइड में स्टील देने होते हैं गाइस, मगर सिंगली में बॉटम में स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी T बीम और L बीम के लिए कंसेप्ट है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली और डबली में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको सीखना होगा कि डबली रेनफोर्स बीम की नेसेसिटी क्या है। जैसे कि आपको डायमेंशन में रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि आप पूरा मॉल डेवलप कर रहे हो या फिर कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल कंडीशन से आपको जो भी बीम का हाइट है वो कम करना हो, तो अब आप डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो गाइज। ओके, जब आपको मिनिमम उसका डायमेंशन दिया जाता है उसमें ही कवर करना होता है, तब आप डबली रेनफोर्स बीम इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद उसकी नेसेसिटी क्या है डबली की, जहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग लोड्स प्रोवाइड करने होते तब आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम की ज़रूरत होती है गाइस उस सेक्शन की।
उसके बाद जो भी बीम से सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट और शॉक के लिए, उसके बाद द बीम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक मूविंग लोड्स सच एज क्रेन्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी है हमारे। उसके बाद देखेंगे हमारे नेसेसिटी में आपने देखा कि आपको अगर डायमेंशन की कम करना हो बीम का, तब आप डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड कर सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे एल बीम, टी बीम। ओके, यहाँ पर एल बीम यानी कि एक ही साइड के आपको फ्लेंज सेक्शन प्रोवाइड करना होता है गाइस, और टी बीम यानी कि आपको टी सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पर। एल बीम और टी बीम यहाँ पर देख सकते हो, एल बीम और टी बीम जो कि बीच में आ सकते हैं हमारा। दोनों तरफ स्लैब हो गया हमारे और बीच में टी बीम होगा गाइस। यहाँ पर आपको 3D व्यू मिल जाएगा इसका। ओके, ट्रांसवर्स स्टील स्लैब, ये टी बीम है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। और ये हमारा हुआ एल बीम फ्लेंज सेक्शन। तो इसकी भी नेसेसिटी की जानना जरूरी है गाइस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इजी वे में आप एल बीम, टी बीम पहचान सकते हो ऑन साइट। ओके, यहाँ पर आपको ड्राइंग में भी बहुत सारे एल बीम और टी बीम हो गए गाइस। एक बार ये प्लान देख लेना, जैसे कि हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के शेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टी बीम, ये हमारे एल बीम्स हुए। और सिंगली और डब्ल्यू में आप देख सकते हो, सिंगली यानी कि आपको बॉटम में स्टील प्रोवाइड होगा, और डब्ल्यू रेनफोर्समेंट में आपको दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो नेसेसिटी क्या है उसकी। उसके बाद यहाँ पर वेब बोलते हैं इसको, जो नीचे बॉटम पोर्शन है, वेब ऑफ टी बीम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एल बीम है, ये एल बीम के लिए डिज़ाइन होगा गाइस। तो ये सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए जब आप एक प्लान में डिज़ाइन करते हो टी बीम, एल बीम, डब्ल्यू और सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा टी बीम किसे कहते हैं, एल बीम किसे कहते हैं। उसके बाद नेसेसिटी क्या है उसकी, फ्लेंज सेक्शन की नेसेसिटी क्या होती है गाइस, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम और सिंगली रेनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या होता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 2.4 में, जैसे कि आपको स्लैब के जो भी इंटरनल व्यू यहाँ पर दिखाए, ये यहाँ पर हुआ हमारा टी बीम यानी कि टी सेक्शन हुआ है हमारा, और उसके बाद हुआ हमारा एल बीम। ओके, यहाँ बीच में भी हमारे टी बीम कंसिडर कर सकते हो आप, यही वाला और ये वाला टी बीम इसे। ओके, जो कि बीच में भी आ सकते हो गाइस टी बीम। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। जब आप साइट पे कोई वर्क करते हो तब आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। टी बीम, एल बीम, कॉलम के जो भी कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर्स है, 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आपको जब आप स्टेयरकेस की डिज़ाइन करते हो तब आपको चाहिए तो एक तो आपको आईएस कोड चाहिए, उसके जो भी टर्म्स चाहिए, कंडीशंस, जो भी नॉर्मल क्रेचर या फिर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आपको जो भी डिज़ाइन करते टाइम जो भी लोडिंग होती है वो आपको कंसिडर करनी होती है गाइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग यहाँ पर देख सकते हो एज पर आईएस कोड क्लॉज नंबर 33.2। ओके, 63 पेज, यानी कि आप देख सकते हो 63 पेज नंबर पर डिज़ाइन फॉर आईएस कोड क्लॉज नंबर 33.2 के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टेयरकेस आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी स्ट्रिप और
कितनी लेंथ चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बुक में लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग निकालते हो, यहाँ पर देख सकते हो IS कोड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए है गाइस, जो कि स्पैन और राइट एंगल के लिए अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द लोड ऑफ ऑन एरियाज कॉमन टू द टू सिस्टम टू बी टेकन एज 1/2 इन ईच डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो W/2। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर कैसे दिए, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रिप लेंथ लेनी है 150 mm, 100 mm लोडिंग, 150 mm का स्ट्रेप देना है आपको, इफेक्टिव वेट। तो इसका पूरा कैंसिलेशन हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। मैनुअल डिज़ाइन में हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की, जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स है सिविल इंजीनियर के लिए वो डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ अजम्पशन लेने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस पता होनी चाहिए। जैसे कि एज्यूम राइज़र के लिए आपको राइज कंसिडर करना होता है 150 और 180 mm रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 120-150 mm हमारे जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइज यानी कि आप की वर्टिकल हाइट को हम राइज बोलते हैं गाइज, और हॉरिजॉन्टल हाइट को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम थ्रेड बोलते हैं, जहाँ पर आप पैर रखते हो। और राइज यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम डिस्टेंस है 150 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट होती है हमारी जो भी डॉग लेग के लिए डिवाइड बाय 2 किया, और ओपन व्हील स्टेल के लिए डिवाइड बाय 2.5 किया, तो आपको हाइट ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ राइज़र निकालने हो, तो राइज़र अपना कभी भी एक ज़्यादा हो आता है गाइज। हर एक डिज़ाइन प्रोसीजर में राइज़र थ्रेड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट ऑफ वन फ्लाइट डिवाइड बाय राइज। आपने जितने भी फ्लाइटें डिवाइड बाय राइज किया, तो आपको नंबर ऑफ राइजर्स निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि राइज़र में से एक नंबर माइनस किया तो उसको थ्रेड मिल जाएंगे उसके जो भी फ्लाइट है वहाँ से। यानी कि आपको राइज़र एक ज़्यादा होती है हर एक फ़्लाइट में। अगर थ्रेड निकलनी हो तो राइज़र से नंबर से एक माइनस किया तो आपको थ्रेड निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट तो आप इजीली निकाल सकते हो, हाइट डिवाइड बाय 2, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाय 2 या फिर 2.5। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको निकालना होता है विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग, जो कि आपकी लैंडिंग विड्थ होती है, वो आपकी स्टेयर की ही विड्थ होती है गाइज। उसके बाद अवेलेबल लेंथ लॉन्ग स्पैन -2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग। ओके, उसके बाद आपको कंसिडर करना होता है थ्रेड और अवेलेबल लेंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पैन लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला इफेक्टिव स्पैन के लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल विड्थ ऑफ वॉल प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ। ओके, तो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तब तक के लिए हम प्रोसीजर तो देखते हैं 1 बाय 1, जो कि प्रोसीजर होती है लेंथ के लिए, थ्रेड के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस में हम देखेंगे उसके डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बाय थंब रूल्स एज पर IS कोडल प्रोविजन आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल L/20 to L/25 लेनी होती है गाइस। ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल D प्लस कवर प्लस D/2 लेना होता है गाइस, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम किया तो। मगर इफेक्टिव डेप्थ आपको तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय 20 या 25 लेना होता है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और आपने अभी तक देखा राइज़र, थ्रेड, स्टेयर केस की जो विड्थ होती है, उसके बाद अवेलेबल लेंथ होती है, उसके बाद आप राइज़र और थ्रेड्स के नंबर्स कैसे निकाल सकते हो गाइज। ओके, तो उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे उसका जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर उसके बारे में।
यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए आपको उसका लोडिंग कैलकुलेट करना होता है, मेन उसका लाइव लोड, डेड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल पेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकलना हो तो आपको 25 इंटू डी अवेलेबल प्लस इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ राइज डिवाइड बाई थ्रेड स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यूज़ करना होता है, आने वाले एग्जांपल में देखेंगे इसका डिटेल में। उसके बाद वेट ऑफ स्टेप्स हॉरिजेंटल एरिया 25, यहाँ पर डेंसिटी लिए गाइज। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें एजम्पशन करने होते हैं गाइज, जैसे कि आपको सेल पेट ऑफ लैंडिंग 25 इंटू डी, एजूम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद फैक्टर लोड 1.5, जो भी सेल पेट आया हो उसके बाद कैलकुलेट करना होता है गाइज। आप जब लोडिंग निकालते हो उसमें जो भी सेल्फ वेट और लाइव लोड वो ऐड करते हो तब आपको उसका फैक्टर लोड करना होता है, यानी कि आपको 1.5 से वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आपको टोटल एडिशन ऑफ लोड किया, जो कि आपको डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब, डेड लोड ऑफ स्टेप्स, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, इसका सबको एडिशन करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करने के किया तो आपको टोटल फैक्टर लोड मिल जाएगा गाइस, लोडिंग के लिए, एक लैंडिंग के लिए और स्टेप्स के लिए अलग से। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स के लिए निकलना है और नीचे लैंडिंग के लिए निकाला है। जब आप लोडिंग करते हो तब ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस, जब डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में मेन कंसेप्ट है गाइस डिज़ाइन मूवमेंट निकालना। जब आप डिज़ाइन मूवमेंट निकालते हो उसका जो भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस। मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कहा जाता है इसे। जहाँ पर मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम आपको मोमेंट निकालने के लिए कुछ फार्मूलेज है, जैसे कि एमयू लिमिट, एक्सयू मैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, या फिर 250 के लिए इतना, 415 के लिए इतना, 500 के लिए इतना। ओके, यहाँ पर आप आईएस कोड में भी ये मिल जाएगा गाइस, एमयू लिमिट और एक्सयू लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे आईएस कोड में भी। ओके, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे आज पर आईएस कोड गाइस आने वाले एग्जाम्पल में। तब तक के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर में आप याद ध्यान में रखना कि ये 250 के लिए 0.531 डी, उसके बाद 500 और 415 के लिए, उसके बाद एमयू लिमिट 0.149 बी डी स्क्वेयर एफ सी के, 0.138 बी डी स्क्वेयर एफ सी के फॉर एफ 415 एंड 0.133 या बी डी स्क्वेयर एफ सी के फॉर एफ 500 के लिए। MU limit is less than MU, section can be designed as a singly reinforcement। और सिंगली और डबली का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर डिटेल में आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे सिंगली RCC लिख देना, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके लिए। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो XU, AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट। उसके बाद स्पेसिंग निकालना गाइज। ओके, ये जो फार्मूले आपको ऑन स्टैड प्रो या ईटेफ से आपको रेडीमेड इसका एमयू निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, मैक्सिमम जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ जाएगा, बस आपको उसका स्टील निकालना आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए गाइज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में AST बी यानी कि आपको 0.12% ऑफ AG लेना होता है गाइज। अपना जो भी स्टील सेक्शन आ जाए उसका, स्टील की क्वांटिटी आ जाए उसका 12% आपको कंसिडर करना होता है गाइज। उसके बाद स्पेसिंग, इसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग मिनिमम चाहिए आपको 5D या फिर 450 विच एवर इज लेस। ओके, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की जो कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग होती है गाइस। मेन स्टील के लिए आपने स्पेसिंग होती है 3D अवेलेबल इन 2 और
और 300 mm विच एवर इज लेस, यानी कि 1 फीट या फिर 3 × D अवेलेबल। ओके, वो हुई हमारी मेन स्टील के लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए निकालनी होती है 5D और 450 विच एवर इज, और स्पेसिंग है इससे कम आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, मिनिमम तो आपको 450 लेनी है गैस। अगर आपको 5D अवेलेबल वो मिनिमम आया तो आपको वो भी ले सकते हो, मगर मिनिमम 450 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, और मेन स्टील के लिए मिनिमम चाहिए 300 mm स्पेसिंग फॉर मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक एग्जांपल है गाइस डॉगलेग स्टेयर के लिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो करना गाइस। इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बेंडिंग मोमेंट, लाइव लोड, डेड लोड कैसे कैलकुलेट किया, उसकी जो भी डिज़ाइन मोमेंट है वहाँ से आपने रेनफोर्समेंट कैसे निकाली गाइस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। ओके, ये आपके लिए टारगेट है गाइस। यहाँ पर हमने पहले भी RCC डिज़ाइन के लिए वीडियोस बनाए गाइस। ओके, जो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बीम कॉलम फुटिंग का पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। स्टेयरकेस का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके जो भी क्वांटिटी एस्टिमेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे गाइस। और मेन बात जो कि IS कोड के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं जो कि साइट इंजीनियर को पता होने चाहिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू।